नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी फ्री स्कीम पर चुनाव आयोग के निर्देश की, हिमाचल प्रदेश में पीएम मोदी की रैली से पहले शुरू हुए विवाद की, जानेंगे बीजेपी को क्यों याद आई निजाम के शासन की, भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से क्यों डर रही है बीजेपी, बात करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की, राजस्थान में बीजेपी की मायूसी की और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच तेज हुआ विवाद। अब एलजी विनय सक्सेना ने केजरीवाल सरकार की बिजली सब्सिडी योजना के दिए जांच के आदेश। महाराष्ट्र में दशहरा रैली बनी वर्चस्व की लड़ाई, किसके गुट में कितना दम, कल होगा फैसला। उद्धव शिंदे ने की भीड़ जुटाने की तैयारी, मुंबई पुलिस ने सुरक्षा के लिए किए चाक चौबंद इंतजाम। एलन आस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर और एंटन जेलिंगर को मिला फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार। क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस और फोटोन्स पर रिसर्च के लिए मिला सम्मान। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 1277 अंकों की तेजी के साथ 58,065 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 387 अंकों की तेजी के साथ 17,274 अंक पर हुआ बंद। तो अब सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राजनीतिक दलों के निशाने पर सत्ता होती है, इसके लिए वो बड़े बड़े वादे करते हैं, जनता को लुभाने के लिए मुफ्त सौगातों का ऐलान करते हैं। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर एसबीआई तक अपनी चिंता जता चुका है और अब चुनाव आयोग ने इसे लेकर राजनीतिक दलों के लिए अहम निर्देश जारी किए हैं। क्या है आयोग के निर्देश, देखिए रिपोर्ट। राजनीतिक दल चुनाव के पहले मुफ्त में सुविधाएं देने के वादे करते हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है। इतना ही नहीं, इन वादों के कारण सरकारी कोष पर पड़ने वाले बोझ का मामला भी विचाराधीन है। ऐसे में अब मुफ्त चुनावी सौगातों को लेकर आयोग ने ताजा निर्देश जारी किए हैं। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि वो चुनावी वादों की वित्तीय व्यवहारिकता की जानकारी वोटरों को दे। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने इस मामले में सभी दलों से राय भी मांगी है। आयोग का कहना है कि दल जब वोटरों को अपने वादों के आर्थिक रूप से व्यवहारिक होने की प्रामाणिक जानकारी देंगे तो मतदाता उसका आकलन कर सकेंगे। आयोग ने सभी दलों को पत्र लिखकर कहा है कि चुनावी वादों पर पूर्ण जानकारी नहीं देने और उसके वित्तीय स्थिरता पर पड़ने वाले अवांछनीय प्रभाव की अनदेखी नहीं की जा सकती। खोखले चुनावी वादों के दूरगामी प्रभाव होते हैं। आयोग ने यह भी कहा कि चुनावी वादों को लेकर पूरी जानकारी वोटरों को नहीं देने और उसके देश की वित्तीय स्थिरता पर पड़ने वाले अनुचित असर को वह नजरअंदाज नहीं कर सकता। अब चुनाव आयोग के ये निर्देश तब आए हैं जब अभी हाल ही में स्टेट बैंक ने चुनावी फायदे के लिए मुफ्त रेवड़ियां बांटने की होड़ पर चिंता जताते हुए इसे टाइम बम बताया है। साथ ही मुफ्त उपहार का विश्लेषण करने वाली सुप्रीम कोर्ट की समिति को ऐसी कल्याणकारी योजनाओं पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी या कुल कर संग्रह की 1% सीमा तय करने का सुझाव दिया है। इसके साथ ही एसबीआई ने कोर्ट से इस पर रोक लगाने की मांग की है। वहीं अभी ये मामला लंबित है, लेकिन कोर्ट ने पिछले दिनों मामले में टिप्पणी देते हुए कहा था कि वो इस पर रोक नहीं लगा सकता। आयोग ने सख्ती दिखाई है, अब इसका असर कितना होगा ये तो आने वाले चुनावों में देखने को मिलेगा। वैसे आने वाले समय में हिमाचल और गुजरात में चुनाव होने हैं और दोनों ही जगह बीजेपी की सरकार है और पार्टी सत्ता बचाने की कोशिश में है। उसी जद्दोजहद में राज्य में पीएम के दौरों की संख्या बढ़ गई है और कल हिमाचल में पीएम का दौरा है, लेकिन दौरे से पहले अपने एक फरमान के चलते सरकार घिर गई है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए पीएम मोदी दशहरे पर राज्य का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान वो जनता को लुभाने के साथ साथ विपक्ष की घेराबंदी करेंगे, लेकिन उनके दौरे से पहले ही विवाद छिड़ गया। इसकी वजह सत्तारूढ़ पार्टी का विवादित फरमान है, जिस पर विपक्ष ने सरकार को जमकर निशाने पर लिया। दरअसल पीएम मोदी के कार्यक्रम को कवर करने के लिए पत्रकारों को सुरक्षा पास के लिए एक चरित्र प्रमाण पत्र देने के लिए कहा गया है। न केवल प्राइवेट न्यूज चैनल, प्रिंट और डिजिटल मीडिया से जुड़े पत्रकारों के लिए, बल्कि ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के प्रतिनिधियों को भी चरित्र सत्यापन के प्रमाण पत्र लाने के लिए कहा गया है। वहीं इस फरमान को लेकर सियासी पारा चढ़ गया। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पंकज पंडित ने कहा कि पत्रकारिता में अपने 22 साल के करियर में वो पहली बार इस तरह की विचित्र अधिसूचना देख रहे हैं। मोदी जी पहली बार राज्य का दौरा नहीं कर रहे हैं। चरित्र प्रमाण पत्र पेश करने की मांग अपमानजनक है और मीडिया की गतिविधियों पर अंकुश लगाने की कोशिश है। वहीं हिमाचल कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता नरेश चौहान ने भी प्रशासन की इस अधिसूचना की निंदा की और
और कहा कि ये कदम मीडिया की स्वतंत्रता के खिलाफ है। अब जब सरकार अजीबोगरीब फरमान जारी करेगी तो सियासत में घमासान तो छिड़ेगा ही, लेकिन इस हल्ला बोल के बाद बीजेपी बैकफुट पर आ गई। एक दिवसीय यात्रा को कवर करने वाले पत्रकारों से चरित्र प्रमाण पत्र मांगने वाला नोटिस आज प्रशासन ने वापस ले लिया। हिमाचल प्रदेश के पुलिस प्रमुख संजय कुंडू ने भी अपने ट्वीट में खेद व्यक्त किया। कुंडू ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री के हिमाचल प्रदेश के दौरे को कवर करने के लिए सभी पत्रकारों का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश पुलिस उनको कवरेज की सुविधा प्रदान करेगी। किसी भी असुविधा के लिए खेद है। अब पुलिस भले ही खेद जता रही है, लेकिन सरकार की तो किरकिरी हो गई। जिग्नेश मेवानी ने पूछा, पीएम बनने के लिए जनता ने कौन सा सर्टिफिकेट मांगा था? यानी विपक्ष ने सत्ताधारी बीजेपी को जमकर घेरा तो पार्टी बैकफुट पर आ गई और विपक्ष के दबाव में उसे अपना फरमान वापस ही लेना पड़ा और मामले पर हिमाचल पुलिस ने खेद जताया। फरमान सरकार का, लेकिन माफी पुलिस को मांगनी पड़ी। वैसे अपनी गलती का ठीकरा किसी और पर फोड़ना तो बीजेपी की पुरानी आदत है और हद तो तब हो गई जब बीजेपी नेता ने रेलवे के खराब नेटवर्क के लिए निजामों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। क्या है मामला, देखिए रिपोर्ट। पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता देश में किसी भी चीज की कमी के लिए सीधे नेहरू और गांधी शासनकाल को जिम्मेदार ठहरा देते हैं और उपलब्धियों का श्रेय खुद लेने की कोशिश में जुटे रहते हैं। और अब तो इस फहरिस्त में नवाब और निजामों का नाम भी जुड़ गया है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहब दानवे महाराष्ट्र के औरंगाबाद पहुंचे। यहाँ रेलवे के खराब नेटवर्क के लिए उन्होंने पुरानी सरकारों को नहीं बल्कि निजामों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। दानवे ने कहा कि मराठवाड़ा में खराब रेलवे नेटवर्क का कारण ये है कि ये क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं आता था। यहाँ निजाम का शासन था, निजाम शासन को रेलवे की जरूरत नहीं थी। दानवे के बयान पर पलटवार करते हुए लोकसभा सांसद और AIMIM नेता इम्तियाज जलील ने कहा, निजाम शासन 70 साल पहले खत्म हो गया और दानवे अब भी उनका नाम लेकर रोना रो रहे हैं। सरकार ने औरंगाबाद रेलवे स्टेशन को नया रूप देने की घोषणा तो की, लेकिन जब कोई ट्रेन नहीं है तो इसका क्या उपयोग है? हम उत्तर भारत और अन्य क्षेत्रों के लिए और ट्रेनों की घोषणा की उम्मीद कर रहे हैं। जलील ने कहा कि 8 साल से बीजेपी की सरकार है, लेकिन वो अपना काम बताने की जगह दूसरे की कमियां बता रही है। इससे अच्छा तो सरकार खुद की असफलताओं को स्वीकार कर ले। अब निजाम का शासन भले ही ना हो, लेकिन सरकार अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए उनके नाम का सहारा तो ले ही सकती है। राव साहेब दानवे ने कहा कि मराठवाड़ा में खराब रेलवे नेटवर्क का कारण ये है कि ये क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं था। हालांकि AIMIM नेता इम्तियाज जलील ने इस बयान पर पलटवार कर सरकार को ही आड़े हाथ ले लिया। सरकार तो वैसे इस वक्त चौतरफा घिरी हुई है। खासकर भारत जोड़ो यात्रा ने मोदी सरकार की नींद उड़ाई हुई है। भारत जोड़ो यात्रा से देश तो जुड़ ही रहा है, साथ ही कांग्रेस भी दिन ब दिन पहले से ज्यादा मजबूत होती जा रही है, जिसकी वजह है यात्रा में चल रहे यात्रियों का जज्बा और उत्साह, जो पार्टी में नई जान फूंक रहा है। ऐसे में इस यात्रा को लेकर अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने फेसबुक पर पोस्ट किया है। राहुल ने लिखा, अब ठान लिया तो ठान लिया, चाहे कोई भी मुश्किल आए, भारत जोड़ो यात्रा नहीं रुकेगी। अपने पोस्ट के साथ राहुल ने एक वीडियो भी साझा किया। इसके अलावा उन्होंने एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा, सैलाब हैं हम, सैलाब हैं हम, आंधी बारिश में डिगा नहीं करते। भारत जोड़ो यात्रा अभी कर्नाटक में है। वहीं अभी हाल ही में राहुल के संबोधन के दौरान तेज बारिश हो गई थी, लेकिन संबोधन को छोड़ने के बजाय राहुल ने अपना भाषण जारी रखा। अब राहुल का ये जज्बा लोगों के दिलों पर छा गया है और हर तरफ राहुल गांधी की तारीफ हो रही है। वहीं इससे पहले राहुल गांधी ने एकजुटता का संदेश देते हुए बच्चों के साथ अच्छा समय बिताया था, जिसका वीडियो भी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किया था। कर्नाटक में जाति आधारित विवाद के कारण 1993 में एक सड़क को बंद कर दिया गया था, जिसे भारत जोड़ो रोड के रूप में फिर से खोल दिया गया है। राहुल गांधी और यात्रियों ने रंगीन टाइलों से सड़क को पक्का किया और समावेशिता के संदेश के साथ एक गांव के स्कूल की दीवार को रंग दिया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष DK शिव कुमार के मुताबिक राज्य में दशहरा और नवरात्रि उत्सव को देखते हुए राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान 2 दिन का ब्रेक लिया है और अब 6 अक्टूबर को यात्रा फिर से शुरू होगी, जिसमें अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मौजूद रहेंगी, जिसके लिए वो कल यानी सोमवार को कर्नाटक पहुंच चुकी हैं। भारत जोड़ो यात्रा हर दिन नया रिकॉर्ड बना रही है और जनता के बीच अपनी छाप छोड़ रही है, जिसके कारण यात्रा में लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है। वैसे दिलचस्पी तो इस समय कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में भी बनी हुई है और इस हलचल के बीच उम्मीदवार शशि थरूर के बयान ने सभी को हैरान कर दिया। क्या हो सकती है इस बयान की वजह, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और ऐसे में खड़गे के मुकाबले में शशि थरूर अलग थलग पड़ते नजर आ रहे हैं। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख के सुधाकरण खड़गे के समर्थन में आ गए हैं। खास बात यह है कि सुधाकरण के आलोचकों का मानना था कि वो थरूर के साथ हैं। उनका कहना है कि सक्रिय कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में 60 साल गुजारने वाले खड़गे
ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के बेहतर प्रमुख होंगे। इसके अलावा कांग्रेस के एक और दिग्गज AK एंटनी भी खड़गे के नामांकन का समर्थन पहले ही कर चुके हैं। अधिकांश कांग्रेस नेताओं का मानना है कि गांधी परिवार के प्रति कांग्रेस कार्यकर्ताओं का लगाव खड़गे को ही अध्यक्ष पद के चुनाव में जीत दिलाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी, KPCC कार्यकारी अध्यक्ष कोडी कुनिल सुरेश, विपक्ष के नेता VD सतीशन, रमेश चेन्नीथला और पूर्व मंत्री VS शिव कुमार भी खड़गे के समर्थन का ऐलान कर चुके हैं। खड़गे के मुकाबले थरूर को केरल में भी समर्थन नहीं मिल रहा है। लोकसभा में कांग्रेस के चीफ व्हिप K सुरेश ने कहा था, शशि थरूर को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, वो एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति हैं। इसके अलावा भी कई कांग्रेस नेता ये कह चुके हैं कि थरूर को ये चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। आज इसको लेकर शशि थरूर का भी एक बयान सामने आया है। शशि थरूर ने कहा कि हाल ही में उनकी राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी। इस दौरान खुद राहुल गांधी ने उन्हें बताया था कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उनसे कहा था कि वो थरूर से नामांकन वापस लेने के लिए कहें, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। थरूर के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा कि वो ऐसा नहीं करेंगे। शशि थरूर की माने तो राहुल गांधी ने कहा था कि वो चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं, क्योंकि उनका मानना है कि इससे पार्टी को ही फायदा होगा। थरूर के इस बयान से साफ है कि वो अध्यक्ष पद के लिए नामांकन वापस नहीं लेंगे। वैसे नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर है। चुनाव में शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे आमने सामने हैं। हालांकि खड़गे ही मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे हैं, लेकिन इस चुनाव ने राजस्थान में जो खलबली पैदा कर दी थी, उसने बीजेपी को उम्मीद दे दी थी। लेकिन अब गहलोत ने बीजेपी की सारी प्लानिंग फेल कर दी है और अब बीजेपी के सुर बदल गए हैं। अशोक गहलोत CM पद बचाने में कामयाब हो गए हैं, जिसके बाद से बीजेपी की उम्मीद पर पानी फिर गया है। बीजेपी को उम्मीद थी कि कांग्रेस में एक बार फिर बगावत होगी और राज्य में उसे सरकार बनाने का मौका मिल जाएगा, लेकिन गहलोत की जादूगरी के आगे बीजेपी की सभी रणनीति फेल हो गई है। इसके बाद अब बीजेपी के सुर बदल गए हैं। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष अपनी पार्टी की तुलना दर्शकों से कर रहे हैं। सतीश पुनिया ने कहा, बीजेपी लोकतंत्र में भरोसा रखती है, इसलिए हमने सब्र किया हुआ है। गहलोत सरकार के सियासी संकट में बीजेपी सिर्फ दर्शक की भूमिका निभा रही है। बीजेपी अध्यक्ष खुद को और पार्टी को दर्शक बता रहे हैं, तो अशोक गहलोत खुलकर बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो उनकी सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। दरअसल 24 सितंबर को जैसे ही ये खबर आई कि जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक है, उसके बाद से ही बीजेपी नेताओं के चेहरे पर खुशी देखी जा रही थी। उन्हें तय लग रहा था कि गहलोत अब जाने वाले हैं। बीजेपी नेता दावा कर रहे थे कि अगर पायलट को मौका मिला तो गहलोत खेमा बगावत कर देगा, लेकिन गहलोत की जादूगरी के चलते बीजेपी की प्लानिंग फेल हो गई है। इसके बाद बीजेपी नेता सफाई दे रहे हैं कि चुनाव में 1 साल का ही वक्त बचा है, इसलिए हमारी ओर से सरकार को गिराने की कोई भी कोशिश नहीं की गई। हम लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात जनता पर बढ़े महंगाई के बोझ की। देश की जनता महंगाई से त्रस्त हो चुकी है। खाने से लेकर तेल के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। वहीं अब तो CNG से लेकर PNG के दाम भी परेशानी को बढ़ा रहे हैं। जी हां, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के लोगों पर महंगाई की मार पड़ी है। महानगर गैस लिमिटेड ने मुंबई और उसके आसपास CNG और PNG की खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी की है। तो कितने बढ़े दाम, देखिए इस रिपोर्ट में। देश में आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी महंगाई काबू में होती नजर नहीं आ रही है। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार इजाफा किया जा रहा है, जिससे लोग गाड़ियों में सफर करने से बच रहे हैं। यहां तक कि लोगों का रुख CNG की गाड़ियों की तरफ ज्यादा जा रहा है, मगर अब तो CNG की कीमतों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। महानगर गैस लिमिटेड ने मुंबई और उसके आसपास CNG और PNG की खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी की है। CNG 6 रुपए प्रति किलोग्राम और PNG 4 रुपए प्रति यूनिट महंगी हुई है। बढ़ी हुई कीमतों के बाद मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में अब CNG की कीमत 86 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। वहीं PNG 52 रुपए 50 पैसे प्रति SCM हो गया है। बढ़ी हुई कीमतें मुंबई के लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ बढ़ाएंगी। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों नेचुरल गैस की कीमतों में 40% की बढ़ोतरी हुई थी। इसकी वजह से ही CNG और PNG की कीमतों में इजाफा हुआ है। MGL ने खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी के लिए नेचुरल गैस की कीमतों में हुई भारी वृद्धि को जिम्मेदार ठहराया है। जहां एक तरफ मुंबई के लोगों पर महंगाई का बोझ बढ़ा है, तो वहीं अब अगला नंबर दिल्ली का आ सकता है। दरअसल सरकार साल में 2 बार नेचुरल गैस की कीमतों में बदलाव करती है। 1 अप्रैल को जारी कीमतें 30 सितंबर तक लागू रहती हैं। फिर 1 अक्टूबर से हुए बदलाव 31 मार्च तक जारी रहते हैं। नेचुरल गैस के प्रभाव में तेजी के कारण इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड को दिल्ली में भी CNG और PNG के दाम बढ़ाने पड़ सकते हैं। अब जहां एक तरफ CNG के दाम में बदलाव हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल की कीमतें तो पहले से ही आसमान पर हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपए 72 पैसे और डीजल 89 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल 106
रुपए 31 पैसे और डीजल 94 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर। कोलकाता में पेट्रोल 106 रुपए 3 पैसे और डीजल 92 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर। चेन्नई में पेट्रोल 102 रुपए 63 पैसे और डीजल 94 रुपए 24 पैसे प्रति लीटर। ये आंकड़े साफ बता रहे हैं कि तेल और गैस की कीमतें आसमान पर हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर कब मिलेगी राहत। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।